हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो है सेट नंबर 20 है। अब तक हमने 19 सेट करा दिया है। अगर आप 19 से 19 सेट अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुद दूसरे को बता सकते हैं कि यूपीएसआई के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में डाला है कि जो 21 और 17 के क्वेश्चन आए थे उन्हीं को मिलते जुलते क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो अगर आप 20 के 20 देख लेंगे, ठीक है ना, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन करने का। दूसरी बात है कि क्वेश्चन इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 16 से विभाजित हो जाती है उसे 28 से विभाजित करने पर कितना भागफल आएगा। मतलब कहने का है कि वैसे तो आप जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बेटा वो क्या है, वो 4 टाइम 9 है। यही है, क्लियर है बात ना। बताओ भाई। अब वो कह रहा है कि लेकिन वो 16 से विभाज्य है, तो ये तो गारंटी नहीं कि 16 से विभाज्य है। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं 16 से देखूंगा तो मैं यहाँ पे ये बता 16 छक्का 96, 3 99 39 16 32 7 79 है ना, 16 चौको 64, तो 6 9 6 15 15 ज़्यादा हो रहा है तो 15 क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 4 8 99 84। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाज्य होगा। लेकिन यही आपसे पूछा है कि अगर इसको 28 से विभाज्य किया जाए उसी संख्या को तो भागफल कितना आएगा। तो मुझे पता है कि 28 या 84 होता है, 28 या 84 होता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 158। तो पता चल गया कि 3 बार जाएगा, तो सब में 3 है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, तो 2 20 पंचे 100 8 पंच 40, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 140 आ जाएगा। 140 तो कितना हो जाएगा 18, और फिर क्या हो गया 84। 6 बार लेके जाऊंगा, ठीक है, 5 बार लाऊंगा तो 140 ही बनेगा। ठीक, तो अभी और चला जाएगा। 6 बार लेकर जाऊंगा तो कितना जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आंसर कौन सा बनेगा, 356। इसका मतलब है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 99 84 है, जो 16 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन अगर उसे 28 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, 356 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बेटा कह रहा है कि मान लीजिए इन सबसे बड़ी संख्या है जो 1205 42 65 और 6705 को विभाजित करेगी। प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष बचेगा, तो n के अंकों का योग क्या होगा। इसका मतलब है कोई एक बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे इसको इसको और इसको तीनों संख्याओं को भाग करेंगे तो एक ही शेष आएगा। तो संख्या जो होगी, इसका मतलब हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 3 संख्याएं हैं। कौन सी, 1205, दूसरी संख्या है 42 65, तीसरी संख्या क्या है 6705। आप इनका डिफरेंस ले लो, नंबर आपस में, सबका आपस में डिफरेंस ले लो। तो जो डिफरेंस आएगा उनका एचसीएफ ले लेंगे, वही वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड करेगा और एक शेषफल आएगा। तो उसी के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो 42 65 माइनस 1205 लिखा है, ठीक है ना, फिर मैं क्या कहूँगा, 6705 में से भी मैं 1205 घटाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं 6705 में से 42 65 घटाऊँगा। तो आप मेरे को बताइए कि डिफरेंस कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 0, और 6 में से 0 गया 6, और 2 में से 2 गया 0, ये कितना आ गया 3060। यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 0 तो आ ही जाएगा, ठीक है, और 7 में से 2 गया कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना होगा 5 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 0, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इन्हीं का आपको एचसीएफ निकालना है। मेरी बात ध्यान समझिए। तो 30 60 5500 और 24 40 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आपको पता है यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो। देखो तरीका बता देता हूँ क्या करना है। आप डायरेक्टली बता, जो भी आंसर होगा वो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि लास्ट में सब में क्या है 0 है। मैं क्या कहता हूँ कि अगर 306 लिखा था, मेरी बात ध्यान समझना, 306 लिखा था, मतलब 30 60 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 306 गुणे 10 लिख दूँ, किसी बच्चे को दिक्कत। ये 24 40 लिखा है, क्या लिखा है 24 40 लिखा है, तो इसको मैं 244 गुणे 10 लिख दूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं सर, ध्यान समझना मेरी बात को। और 5500 लिखा है,
तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि 550 गुणे का 10 लिख दूंगा। ध्यान से समझिएगा अब मेरी बात को। यहाँ पे एक 10 क्या है, कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे 306, 244 और 550, अगर आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 56 6 कितना होगा 62, कितना आ जाएगा 62। और 62 के मतलब 10 से तो नंबर कटेगा ही कटेगा, 62 के फैक्टर करोगे तो 31 गुणे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 31 से ना तो नंबर ये कटेगा और ना ही ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। और ये नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि आप 2 यहाँ से लेंगे, 2 एक हाईएस्ट नंबर है, मतलब क्योंकि 62 के फैक्टर और क्या बनेंगे, बनेंगे ही नहीं। 62 एकम 62, 31 दूना 62, इसका मतलब जो इनका एचसीएफ होगा 10 दूना 20 आ जाएगा। तो जो एचसीएफ मिला वो कितना मिल गया बेटा, तो आप कहेंगे सर 20 मिला। और संख्या क्या है, यही वो संख्या है। इसका मतलब आपसे अंकों का योग पूछा है, 2 + 0 बराबर किसके आएगा 2 आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तरीका है एचसीएफ निकालने का। समझ में बात आई कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हल की बात करें तो 405 बटे 0.09 है, मतलब 081 है, सॉरी जो 405 बटे √0.81 है। तो आपको ये जानते हैं कि ऊपर तो वैसे ही रहेगा 405 ही रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा बेटा 405 ही रहेगा। नीचे आएंगे तो मुझे पता है कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना बनेगा, अब 100 आ जाएगा, 100 10 आएगा बाहर तो 9 बटे 10, मतलब कि आप क्या कहते हैं पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और 9 पीछे क्या हो जाएगा 45, मतलब कि 9 चौक 36, कितना 9 चौक 36, 4 40, 9 पीछे 45। सो आंसर कितना आ जाएगा 450। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। करा कि राम श्याम और घीन एक साझेदारी, कोई नाम है राम श्याम और जो भी हैं, ठीक है ना, एक साझेदारी है, साझेदारी नहीं साझेदार हैं, उन्हें एक वर्ष के लिए 5,31,000 का लाभ हुआ। एक वर्ष के लिए मतलब कहीं पे उन्होंने तीनों लोगों ने पैसा लगाया तो उनको लाभ कितना हुआ 5,31,000 का लाभ हुआ। लाभ बांटो 1/2, 1/5, 1/7 के अनुपात में है, मतलब उन्होंने लाभ को 1/2, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटा है। श्याम का लाभ क्या है, आपसे ये पूछा गया है, तो श्याम का लाभ क्या है। तो मैं कहता हूं कि जो हमारा लाभ होता है, लाभ क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। क्या इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप ये जानते हैं कि उन्होंने वर्ष के लिए 5,31,000 का लाभ हुआ, टोटल इतना लाभ हुआ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने लाभ को इस अनुपात में बांटा। श्याम का लाभ क्या होगा, ठीक है ना। तो लाभ को इस हिसाब से बांटा है, तो आप देखिए कि जो प्रॉफिट का रेशियो लिखा है वो लिख देता हूं मैं, राम श्याम और जो भी है घीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 1/2, 1/5 और 1/7, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं बात मेरी, 1/2, 1/5, 1/7। तो यहाँ पे इनका जब एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, 2 5 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 × 5 = 35, 2 × 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 14 70, ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। 35 14 और 10, ठीक है ना। श्याम का लाभ क्या होगा, तो आप ये जानते हैं कि 35 10 45, 10 55 और 4 59, 55 4 59, 59 की वैल्यू कितना दे रखा है कि 531, मतलब कि 5,31,000 दे रखा है। कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, मतलब कहने का कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 9,000 हो गई। आपसे श्याम का लाभ पूछा है, श्याम को कितना है 14 लाभ है। वैसे ही बता सकता है कि आंसर वही होगा जो 14 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो 14 8 114 नहीं है 126, 126 3 0 लगा दो तो आप कहेंगे 1,26,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं। ये बस ये कह रहा है कि 3 लोगों ने एक साझेदारी के रूप में अपना पैसा लगाया, लाभ एक वर्ष में उन लोगों ने लाभ इतना प्राप्त हुआ 5,31,000, जो इस अनुपात में बांटा। तो श्याम का लाभ कितना हुआ, बस आपसे यही सवाल में पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। जब प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, मुझे इतना पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है n × n + 1/2 होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया तो आप मेरी बात देखिए 5 4 9 3 12 14 1 15, कितना आ गया इनका सम 15 आ गया। लेकिन मैं कह दूं कि 5 संख्याएं n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो n × n + 1/, क्या होता है 2 होता है। तो n की वैल्यू कितना है बताओ आप कहेंगे 5 है, और n + 1 कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 तो 15 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि यही कंसेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे कि प्रथम n प्राकृतिक, फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रथम n
जो प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है ना, वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, डिवाइड बाई 2 होता है। तो कितना है, 60 है। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या हो ना, 60 गुणे 61/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप चाहो तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो। आप 3 11 1 12 है तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि 0 लगाऊंगा और 3 एकम लास्ट में एक ही 0 आएगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, लास्ट में एक ही 0 है, तो एक ही ऑप्शन था भी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? मतलब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लगा पाएंगे। एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएं, क्वेश्चन देखा नहीं दिमाग में तुरंत आ गया, ठीक है ना। इसलिए आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे। आप सिलेबस खत्म कर लेने से ये गारंटी नहीं है कि आप सवाल बना पाएंगे, सब कुछ आ गया, इस बात की गारंटी नहीं कि सब कुछ आपको आ ही जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि ए बी सी 2 4 7 हैं तो, मतलब 2 अनुपात 4 अनुपात 7 के अनुपात में है, तो ए अपान बी, बी अपान सी, सी अपान ए का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, आप ये जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर तो कर सकते हैं, यहाँ से आप कंपेयर तो कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू क्या है, 2, तो आप कहेंगे 2/4। फिर बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4/7, ठीक। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 7 है, और ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप ये देखिए कि फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आज ये भी जान जाइए कि जो 7 है तो 7 रहेगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल बनेगा। तो ये आंसर तो कभी बन नहीं सकता, इस बात की गारंटी, ये आंसर बन नहीं सकता। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो पहला होगा ए बी सी, वो पहला 1 2 का मल्टीपल बनेगा, तो 2 का मल्टीपल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ है, ठीक है ना। फिलहाल चेक कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि इनका जो 7 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 28। पूरे में 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 28, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करूंगा तो 7 चौक 28, 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और 14 से 28 है ना, मतलब 7 2 14 28, 14 से क्या हो जाएगा, 98 आ जाएगा। कितना आएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 2 7 14 है ना, 2 8 16 और 2 49 98 है क्या ये कहीं, तो 7:8:49, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। ये तो पता चल गया था कि लास्ट वाला जो होगा वो क्या आएगा, वो 49, 7 का मल्टीपल आएगा, और 7 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं था, बाकी सब जगह था, क्योंकि 7 से 49, 7 6 42, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं, उसे 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, ये कह रहा है। मतलब आपसे पूर्णांक पूछा गया है। अगर पूर्णांक पूछा है बेटा, तो अपने आप में चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, अपने आप में 100% होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक छात्र 192 अंक मिलते हैं और 12% से फेल हो गया, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए था, मिनिमम 240 चाहिए था, क्योंकि उसने कहा उत्तीर्ण होने के लिए 240 चाहिए था। तो 192 से 240 कितना अंतर हो गया, 48 का। तो आप ये कहेंगे कि जो 48 है ना, वह 12% की वैल्यू है। कितना, 12% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू आप बस निकालने जाएंगे तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, और कुछ भी करना नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। तो 12 चौक 48 और 100 चौक 400, तो इसका मतलब है कि जो पूर्णांक था बेटा कितना था, वो 400 का था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कार खरीदने के लिए हरी अपने मासिक वेतन का कुछ हिस्सा बचा रहा है, तो वह 48 महीने में कार खरीद लेगा, ठीक है। कितना बचा रहा है ये नहीं पता है। 36 महीने में कार खरीदने के लिए उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर वो जैसे आप हैं, आप x रुपये बचाते हैं, तो आपने ये आंकड़ा लगा लिया कि 48 महीने में अगर हम x रुपये हर महीने बचाएं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या खरीदना चाहता है, कार खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, मतलब कार खरीद लेगा, ऐसा उसके मन में आया। लेकिन वो चाहता है कि 36 महीने में कार खरीदने की। तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं ऐसा कर लूं कि वो x रुपीज पर मंथ वो क्या करता है, सेविंग करता है, x रुपीज पर मंथ की वो सेविंग करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वो टोटल सेविंग 48 महीने में कितना करेगा, 48x करेगा। लेकिन 36 महीने में कितना कर पाया है, वो अभी 36x कर पाया है। वो 36x
मतलब 36x पाया है। कह रहा है कि 36 महीने में कार खरीदने के लिए उसकी बचत में कितना % वृद्धि होनी चाहिए। तो अगर वो 36 महीने में 36x बचाएगा, कितना और पा जाए, तो आपको पता है कि 48x चाहिए था। 36 और 48 का डिफरेंस जो होगा 12x होगा। अगर वो 12x और बढ़ा ले तो क्या होगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन आपसे परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कटेगा, 12 त्यहीं 36, 100/3 जो हो जाएगा वो 33.33% आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? फिर समझ लीजिए कि अगर वो x रुपए पर महीने बचाता है तो 48 महीने में 48x बचाएगा, ठीक है। लेकिन 36 महीने में कार खरीदने के लिए उसकी बचत में कितना % वृद्धि होनी चाहिए 36 महीने में कार खरीदने के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर वो 36 महीने में 36x ही तो बचा पाएगा, लेकिन उस 36 महीने के दौरान अपनी इनकम में उसे 12x और करना पड़ेगा, तो 48x हो जाएगा। परसेंट में कितना होगा आपने डायरेक्ट निकाल लिया, तो क्या कहेंगे हम, 33.33 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। यदि 6 महिलाएं किसी कार को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाओं और 6 लड़कियों द्वारा उस कार को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान सुनो कि अगर 6 महिलाएं हैं, है ना, एक महिला की क्षमता आपको अगर पता चल जाए सॉल्व कर लेंगे। मैं कहता हूं कि एक महिला की क्षमता W है, तो 6 महिलाएं हैं तो 6W काम करेंगी, ठीक है। 3 दिनों में पूरा कर सकती है, 3 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, 3 डेज में, डेज नहीं लिख रहा हूं। फिर कह रहा है और 9 लड़कियां, तो एक लड़की की क्षमता अगर G है तो 9 की 9G होगा, तो 2 दिन में उतना ही काम करेंगे, तो 9G इंटू 2 दिनों में पूरा कर सकती है। कितना? उतना ही काम। कह रहा है कि यदि 6 महिलाएं एक कार को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 महिलाएं उसी कार को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो पहले कुल कार्य तो पता चल जाए, तो यहां से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि ये सब कैंसिल हो जाएगा 18। तो मतलब कि वुमेन और जो गर्ल्स हैं उनकी क्षमता का अनुपात 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1:1 आएगा। मतलब कि वुमेन्स महिलाओं की भी क्षमता 1 है और लड़कियों की क्षमता 1 है। आप यहाँ से टोटल वर्क वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ, तो आप कहेंगे तो जो टोटल वर्क है ना, जो कुल काम है वो कितना है, तो भाई आप कहेंगे कि 6 × 1 है ना, इंटू 3, यही टोटल वर्क है। कह रही है कि 8 महिलाओं और 6 लड़कियों द्वारा, तो 8 महिलाएं, एक महिला की क्षमता कितनी, 1 है, ठीक है, तो 8 महिलाएं ये हो गया, और 6 लड़कियां, एक लड़की की क्षमता कितनी है, 1 है, तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है, और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2 9 18 और 2 7 14। इसका मतलब है कि 9/7 दिन में पूरे काम को खत्म कर लेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवाल एग्जाम में लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि आप सवाल ही देर तक पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बेटा, कह रहा है कि ए और बी एक काम को कम से कम 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिनों के बाद बी को काम करना छोड़ना पड़ा, ठीक है। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए और सी की क्षमता निकालिए। बढ़िया सवाल है, कुछ है नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ए 15 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 15 × 30 और 10 × 30। क्लियर है बात यहाँ तक? आप कहेंगे यस। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम कर देंगे। इसका मतलब 20 काम हो गया है, तो 10 काम शेष बचा है। इसी 10 काम को करने के लिए ये जो शेष काम है, ए और सी कौन आएगा, ए और सी दोनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे, 3 डेज काम करेंगे। तो ये पता है मुझे, सी की क्षमता तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ए की क्षमता पता है। तो मुझे ये पता है कि 3 दिन में ए कितना काम करेगा, तो होते हैं 6 काम कर देगा, तो बचे कितना, 4 काम शेष बचेगा। इसी 4 काम को करेगा कौन, सी 3 दिन में करेगा, तो काम बटे क्या होगा, जो दिन है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सी की क्षमता। ये क्या हो गया बेटा, सी की क्षमता। आपसे क्वेश्चन पूछा है यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40%, तो 30 का 40% अगर हम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर कि 12 आ जाएगा। इसी 12 काम को
4/3 क्षमता के साथ करेगा तो 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। कितना आएगा, 9 दिन आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक नल किसी पानी के टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। ठीक है ना, देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि एक नल है किसी पानी के टैंक को 50 मिनट भर सकता है। मैंने कहा वो नल का नाम मैंने टैब है, मैंने कह दिया कि वो 50 मतलब ए है। दूसरा जो है भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है, ये भरने वाला है। दूसरा जो है वो 75 मिनट में खाली कर सकता है, इसे माइनस लगा दिया। 75 दूना 150, एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब है कि टैंक की क्षमता है ना, जो टंकी की क्षमता है बेटा वो कितनी है, टंकी की क्षमता, तो आप कहेंगे कि सर 150 है। तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये 1 मिनट में 3 भरता है और 1 मिनट में ये 2 खाली करता है। फिर ये कह रहा है कि ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक है, अगर दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो 3 - 2, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी भरा जाएगा। भरा खोल दिया जाए तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, 1/2 भाग भरा हुआ है ना, कितने समय मतलब आधा भरना है। 150 क्षमता है, आधा भरा हुआ है। 75 भरना है, क्षमता कितनी, एक ही है। दोनों एक साथ खोलेंगे तो 3 भरेगा, 2 खाली होगा, तो 1 ही जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 75 मिनट आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है ना बात, आगे चलते हैं। ग्राहक अनिल ने 5000 की राशि को 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%। क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे ये साधारण ब्याज है, ठीक है ना, फोकस करना है इस पे। अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो जाता है। 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज भरेगा। तो मुझे पता है कि वो 2×12%, कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है ना, फिर 2×8 16%, 16%। तो 4 के बाद 10% हो जाएगा, 6 बचा, तो 6×10 60%, कितना होगा, 60% आ जाएगा। तो ये आपको टोटल इतना आपको ब्याज मिलने वाला है। तो 60 10 70 10 80, 80 8 88, तो 5,000 का ये कितना होगा बेटा, 88% उसको ओवरऑल 10 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा। 5,000 का 88% जो होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। चेक करो, 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये 5 × 40 0, 5 × 40 4 44। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर ये भी करने की जरूरत नहीं थी, देखते ही पता चल गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कराए ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा का शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल क्या होगी। आप मेरी बात ध्यान समझिए कि ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई, ये पॉइंट एक्स है और ये क्या है, ये वाई है। ये ए है, ये यहाँ से चला, और ये क्या है, ये यहाँ से चला। ठीक है ना, ए और बी एक्स और वाई, वाई और एक्स से अपनी यात्रा शुरू की। ये एक्स से वाई के लिए और ये वाई से एक्स के लिए चला। कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी मीटिंग आफ्टर द मीटिंग पॉइंट, मिलने के बाद, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मिले, तो जब मिलने के बाद क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है कि S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1 होता है, √T2/T1 होता है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। अपनी यात्रा का शेष भाग को क्रमशः 6 × 48 49/8। तो आप बस ये S1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 49/8, 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और 8 घंटे में पूरा करता है। कितना, तो ये आपका हो जाएगा T1 और ये क्या हो गया T2। T1 की वैल्यू देखो मैंने ये रख दिया और T2 की वैल्यू क्या, ये 8 है। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 8/7। तो इसका मतलब है कि S1 और S2 की जो स्पीड है ना वो कितनी है, क्रमशः 8 और 7 है। आपसे कहा है यदि ए की चाल मतलब कि ए की चाल अगर आपने S1 माना है और इसको बी की जो चाल है ना वो क्या है, S2 है। ठीक है, तो ए की चाल कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर है। तो ए की चाल ये होगी। तो आप जब 32 लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे 4, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी की चाल जो है वो 28 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिए कि सेम डिस्टेंस में
जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं ए से बी और बी से ए, दो व्यक्ति चलते हैं तो मिलने के बाद, उनके मिलने के बाद जब दोनों, मान लीजिए कि देखिए ये है, ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, ये दोनों इस पॉइंट मिले, तो मिलने के बाद अपने एक दूसरे के गंतव्य तक पहुंचेंगे तो उनका जो फॉर्मूला बनता है कि S1 अपान S2 इक्वल टू √T2 अपान T1 होता है। दोनों ए और बी की चाल का अनुपात और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उनके टाइम का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि नीचे दिए वृत्त में एक बहु ब्रांड दुकान पर 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ कुल 1200 जूते हैं। कितने हैं? 1200 जूते हैं। प्यूमा था वैंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर है? पहले आप ये बताओ कि इसमें जूते कौन थे। ये देखो रिबॉक है, ये नाइकी है, ठीक है, ये एडिडास है। बस आप यहाँ इन दोनों में देख लो, तो डार्क है वो जो भी है आपका किसका दे रखा बेटा, वैंस का, और ये आपका जो लाइट है वो क्या है, प्यूमा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यूमा तथा वैंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर है। प्यूमा तथा वैंस की जूतों की संख्या में अंतर, तो आप कहेंगे कि डिफरेंस कितने का है, तो आप बताइए 13, 7, 1, 8% है। इसका मतलब है कि 1200 का 8% आप जब निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 12 96 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा रिबॉक तथा नाइकी ब्रांडों के जूतों के बीच की संख्या का अंतर निम्नलिखित में से किन दो ब्रांडों के जूतों के बीच की संख्या के अंतर के समान है। ऐसे सवालों को तो बहुत हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये रिबॉक है, ये क्या है, नाइकी, ये एडिडास है, और आपका डार्क वाला ये है, और ये क्या है, प्यूमा है। सवाल में पूछा है कि दो ब्रांडों में, मतलब कि रिबॉक तथा नाइकी ब्रांडों के जूतों के बीच संख्या का अंतर, रिबॉक और नाइकी कितना अंतर है, 18, 5, 23, 5। कौन सा ऐसी दो ब्रांड है जिनके बीच में 5 का अंतर है? तो आप देखिए नहीं, आप यहाँ आइए, प्यूमा और एडिडास। प्यूमा कहाँ है, ये है, एडिडास ये, 4 का ये ऑप्शन नहीं बनेगा। रिबॉक तथा एडिडास, रिबॉक ये है और एडिडास ये है, तो 2 का अंतर ये भी नहीं बनेगा, 5 लाना है। वैंस तथा नाइकी, वैंस ये है, नाइकी ये है, 13, 5, 18। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तसल्ली के लिए अगला भी चेक कर लेंगे, नाइकी था एडिडास। नाइकी क्या है बेटा, 18 है, और एडिडास क्या है, 25 है, तो 7 का डिफरेंस आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर लेकिन आप एग्जाम में ध्यान दीजिए, जैसे आपको एक यहाँ पे आंसर मिल गया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आंसर मिल गया तो आप आगे मत जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका इतना टाइम होगा नहीं, आप 1-1 सेकंड बचा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है प्यूमा के जूते नाइकी के जूतों से कितने % अधिक हैं। प्यूमा तथा वैंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर है, हमसे ये पूछा है। प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % अधिक हैं। तो देखो अब यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, रिबॉक, ठीक है ना, ये नाइकी, ये एडिडास, और ये वैंस, और क्या है, ये प्यूमा। तो प्यूमा के जूते नाइकी के जूतों से, प्यूमा कहाँ है, ये है, नाइकी कहाँ है, ये है। प्यूमा के जूते नाइकी के जूतों से कितने % अधिक है। नाइकी के जूतों से 18% से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 3 अधिक है। परसेंट में निकालने के लिए 3 छक 18, 1/6 की वैल्यू 16.66% होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ऐसे सवाल पाई चार्ट के आपके पेपर में आते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, और आप पूरे फ्री में नंबर आपको मिलने वाले होंगे, क्योंकि आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कराई यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 4 व 10वां पद 20 है तो 15वां पद है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म दूसरा पद 4 व 10वां पद, और जो 10th टर्म है दूसरा पद 4 व 10वां पद कितना है, 20 है, तो 15वां पद है। तो 15th टर्म आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, तो 2 से 10 जाने में कितने का अंतर, 8 का है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 16 का अंतर है, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, एक डिजिट के लिए 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे जब जाएंगे 10 से 5 हो गया, ठीक है ना। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, इसका मतलब 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 30 आ जाएगा। तो 15वां टर्म होगा जो होगा वो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एपी सीरीज है इसलिए ऐसा संभव है। आगे चलते हैं। मतलब आप पेन भी ना चलाएं ना, फिर भी आप आंसर बता सकते हैं। कह रहा है कि अंकों 3, 5, 1, 7 से बिना पुनरावृत्ति के 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान सुनिए, तो अंकों 3, 5, 1, 7 से, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, कितने 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकती है बिना पुनरावृत्ति के, 2 अंक की संख्या बनाना है ना। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखने के तरीके कितने होंगे। तो 1, 2, 3, 4 तरीके हैं। तो मतलब आप यहाँ पे लिखने के जो तरीके होंगे वो 4 होंगे। आपने एक सेट कर दिया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे,
वो 3 हो जाएगा। कह रहा है कि अंकों 3, 5 एक साथ से बिना पुनरावृत्ति के, पुनरावृत्ति नहीं करना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो लिखने का तरीका होगा वो 4 होगा, लेकिन आपने 1 रख दिया, मान लीजिए 5 आपने रख दिया, तो बचा कितना, 3 एक साथ, और यहाँ जो लिखने के तरीके होंगे वो 3 होंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। मतलब बिना पुनरावृत्ति के, पुनरावृत्ति है ना, बिना पुनरावृत्ति के आप 12 तरीकों से इन 4 डिजिट से 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा कि आपके पेपर में ये सवाल आना ही आना, ये सवाल मीन्स ऐसा सवाल बहुत आसान है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो 9/10 है। आपको कॉमन रेशियो देखना पड़ता है, 9/100 को आप इस 9/10 से डिवाइड करेंगे तो 9 इससे कट जाएगा और 10 दाम 100 हो जाएगा, मतलब कहने का कि 1/10 होगा, 1/10 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीपी का जो योगफल होगा, फॉर्मूला क्या रखेंगे, ए वन माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर। ए क्या है, तो आप कहेंगे सर 9/10 है। ए क्या है, वो 9/10 है, ठीक है ना। 1 यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, 1 माइनस आर की वैल्यू आपने कितना निकाला, 1/10, 1/10 की पावर एन अपान 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, 1/10। और आपको पता है इसको सॉल्व करूंगा तो 9/10 ही आ जाएगा, 9/10 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा 1 माइनस 1/10 की पावर एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, एन है, ये एम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या होगा, ये एन बनेगा, ठीक है बेटा, में क्या रहेगा, ये एन रहेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा और अपनी राय देकर जाइएगा। ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले टाइम में हम यूपी कांस्टेबल के लिए आपको रीजनिंग, मतलब कि यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए आपको रीजनिंग हम देते हुए मिलेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।